हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी में और सेंसेक्स में हमारा क्या व्यू होगा कल के लिए। और बात करेंगे कि आज मैं देखूं तो रिलायंस इंडस्ट्री जो काफ़ी ज़्यादा वीक दिख रहा था, 5% आज में गिरावट आई है। तो क्या कारण था गिरावट की, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। ओके, तो अ, अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। कल आप देखोगे कि कल जो मैंने डिस्कस किया था कि निफ्टी में क्या हो सकता है। मैंने बोला था कि एक लेवल लगाया था, ये वाला। अ, मैं इसे 15 मिनट कैंडल पे आता हूँ। ओके, तो मैं बताया था कि जो क्लोजिंग है, कल स्टडी का जो क्लोजिंग हुआ था वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। ओके, तो इसको इस एरिया में मैं ड्रॉ किया था, जो 26,250 के आसपास था, वो क्लोजिंग था, उसको मैंने ड्रॉ किया था। ओके, और अ, एक ऊपर की ओर भी मैंने ड्रॉ किया था रेसिस्टेंट, ये वाला। और नीचे जो मैंने बताया था कि अ, ये यहाँ से जो ये लेवल था ये सपोर्ट था, क्योंकि पिछले दिन निफ्टी जो था इसी लेवल से बाउंस हुआ था। तो मैंने 3 लेवल कल लगाए थे। पहला ऊपर का 26,280-86 के आसपास, और नीचे 211 के आसपास। मैंने बोला था कि अगर निफ्टी क्लोजिंग आज का जो कल का जो क्लोजिंग हुआ था स्टडी को, उसके नीचे खुलता है और ऊपर सब्सटेन नहीं करता है, प्राइस क्लोजिंग के आसपास आता है और वहां सब्सटेन कर जाता है, सब्सटेन नहीं करता है और वहां से गिरता है, तो एक नीचे की ओर हमारा रेट बन सकता है वो काफी। क्योंकि और मैंने ये भी बताया था कि अगर आप एक दिन के कैंडल पे देखो, तो मैंने बोला था कि ऊपर एक नेगेटिव कैंडल बना है। करेक्ट, वो जो कैंडल बना था वो काफी नेगेटिव था। तो मैंने बोला था कि अगर बाइंग भी आएगी ना, तो ऐसा नहीं है कि ये जो कैंडल बना है नेगेटिव, इसको पूरी तरीके से अ, निगल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऊपर से हायर लेवल से फिर से सेलिंग आ जाएगी। और एग्जैक्टली सेम वही हुआ। अ, ऊपर तो गया, यहाँ से अगर मैं बात करूं तो निफ्टी यहाँ से ऊपर तो गया, बट इस एरिया से सेलिंग आ गई, और सेलिंग काफी तगड़ी थी। और आप देखो तो इस एरिया यहाँ तक आया, जो कि मैंने बताया था कि निफ्टी में अगर अ, ऊपर से गिरता है तो इस लेवल पे आ जाएगा, जो कि 26,120 के आसपास था सपोर्ट। ओके, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है जो मैंने बताया था। और अभी मैं इसका क्लोजिंग देखूं, तो क्लोजिंग जो हुआ है वो 26,170-75 के आसपास हुआ है। ओके, तो निफ्टी की एनालिसिस करने से पहले जो रिलायंस में जो गिरावट आया है उसको हम लोग एक बार समझते हैं। निफ्टी में अगर आप रिलायंस में देखो, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर 5% से 5% से ज्यादा फॉल किया है। और जो इसका जो 1 लाख करोड़ रुपए का जो मार्केट कैप है वो स्वाहा हो गया है। इसका कारण क्या था, एक बार हम इस पे मुख्य बिंदुओं पर देखते हैं। यहाँ पे मैं इसके जो मुख्य पॉइंट है उसको उसको डिस्कस करूंगा। मुख्य कारण क्या है इसके। अ, इसका जो मुख्य कारण है वो है कि रूसी कुछ कारण है, तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। रूसी क्रूड ऑयल की सप्लाई पर चिंता। खबर यह आई कि ब्लूमबर्ग ने दावा किया कि 3 रूसी जहाज ऑयल जो है रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी की ओर बढ़ रही है। लेकिन रिलायंस ने इसे ब्लेटेंटली अनट्रू बताया है, बिल्कुल खारिज किया है। ओके, और कंपनी ने स्पष्ट किया है कि पिछले 3 हफ्तों में कोई रूसी क्रूड नहीं मिला, और जनवरी में भी किसी भी डिलीवरी की उम्मीद नहीं है। ओके, और इससे यह आशंका बढ़ी कि भारत का जो रूसी ऑयल इंपोर्ट है वो घट सकता है। तो पहले ही दिसंबर में 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन के 3 साल के निचले स्तर पर था। ओके, उसके बाद यू और
ईयू और यूएस की सख्त जो प्रतिबंध है, सैंक्शन है, उसके कारण उसके जो तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है, जबकि यह रिलायंस जैसी कंपनियों के लिए डिस्काउंटेड ऑयल का बड़ा स्रोत था। और दूसरा कि वेनेजुएला, यूएस और वेनेजुएला का जो क्राइसिस है उसमें अमेरिका के द्वारा जो वेनेजुएला पे कार्रवाई हुआ है, वहां के जो राष्ट्रपति थे निकोलस मदुरो, उनको गिरफ्तारी से ग्लोबल लेवल पर दबाव बढ़ा है। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वाला देश है, जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। इसलिए यह घटनाक्रम से ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस में भारी उतार चढ़ाव की आशंका बनी। क्रूड प्राइस में अनसर्टेनिटी से रिफाइंस के मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है। ओके, हालांकि कुछ एनालिस्ट का मानना है कि तेल की कीमतें बढ़ने से रिलायंस जैसी कंपनी कॉम्प्लेक्स रिफाइनर को फायदा मिल सकता है। ओके, और क्या हुआ, और ये हुआ कि रिलायंस का जो शेयर था वो अगर आप देखो तो 52 वीक में अपने ऑल टाइम हाई पहुंच गया था। 2025 में करीब 29% की तेजी आ चुकी थी, मतलब 29% ये बढ़ चुका था। 29% का प्रॉफिट वो लोगों को दे चुका था। तो ऊंचे स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आना तो लाजमी था, इसका भी प्रेशर पड़ गया। और ऊपर का जो नेगेटिव न्यूज था ब्लूमबर्ग का, उसका भी असर पड़ा है। और आप देखो तो फिर सेल्सा जो था, सेल्सा रिलायंस को अपने जो इंडिया मॉडल पोर्टफोलियो से हटा दिया। इससे क्या हुआ कि बिकवाली का और दबाव बढ़ गया। आज ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफी ज्यादा रही, जो मार्केट में निवेशकों की बढ़ती चिंता को दर्शाता है, आता है। ओके, और अगर आप देखो तो और भी कंपनीज थी, जैसे कि ऑयल एंड गैस रिलेटेड, उसमें भी काफी ज्यादा नेगेटिविटी था, जैसे कि गेल था, फिर उसके बाद में भी अच्छे खासे गिरावट थे, इस वजह से बना हुआ है। ओके, अब आते हैं हमारा जो निफ्टी का है एनालिसिस, उसमें अब आगे क्या, कल के लिए हमारा व्यू क्या होगा निफ्टी में। देखो, ये तो सपोर्ट का लेवल है, यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा ही 119.20। मुझे लगता है कि निफ्टी में जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है, 26,280 के ऊपर निफ्टी नहीं जाता है, तब तक अच्छा खासा बाइंग मुझे देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि अगर आप देखो तो इस तरीके से आप देखो, मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ से, तो ओके, तो जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा बाइंग आने की संभावना है। हाँ, दूसरी चीज ये हो सकता है कि बाइंग जो है वो इस लेवल से ट्रिगर हो सकता है। आप देखो कि आज यहाँ पे 26,120 के आसपास गया और वहां से अभी बाउंस हो गया, और अभी क्लोजिंग प्राइस मैं देखूं करीब 26,176 के आसपास है। तो मैं क्या करता हूँ कि क्लोजिंग प्राइस हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस पे मैं लगा देता हूँ, और ऊपर की ओर मैं देखूं तो ऊपर की ओर हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रहेगा, जो आज ऊपर क्लिक करने की कोशिश किया बट नहीं किया। ये लेवल हमारा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो पूरे लेवल जो कि है 26,270-80 के आसपास है। तो मेरा व्यू यही होगा कि निफ्टी जब तक इसके ऊपर नहीं ट्रेड करना शुरू करता है, तब तक कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आएगी। हाँ, हालांकि अगर कल के दिन क्या होता है कि कल के दिन अगर मैं बात करूं तो एक नीचे खुलता है, कल के दिन आज का क्लोजिंग यहाँ पे है और क्लोजिंग से नीचे खुलता है, जैसे कि यहाँ पे खुलता है और यहाँ पे इस एरिया को टच करता है और यहाँ पे होल्ड कर जाता है और यहाँ पे एक बुलिश टाइप के कैंडल्स बनाता है या प्राइस एक्शन बनाता है, तो आपको फिर से यहाँ तक दिखेगा। और यहाँ से अगर फिर से रीटेस्ट लेता है, फिर से ऊपर जाता है, तो आपको फिर से इस एरिया तक टारगेट मिल जाएगा। पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि ये इसको भी ब्रेक कर दे, जब डाउन खुलने के बाद इसको भी ब्रेक कर दे, और अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है,
इस सपोर्ट को जो कि 26,120 के आसपास है, इसको ब्रेक कर देता है, खुलते ही ब्रेक कर देता है और सस्टेन कर जाता है नीचे की ओर। फिर एक बार के लिए इस एरिया पर रिटेस्ट ले, तो वहां से अगर नेगेटिव कैंडल बनाए तो नीचे की ओर रुक जा सकते हैं। और नीचे की ओर जो टारगेट होगा हमारा, तो वो अगर मैं बात करूं तो उसके बाद यहीं पे टारगेट दिख रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 25,985 के आसपास, यहाँ पे हमारा टारगेट हो जाएगा। और एक और सिनेरियो की बात करता हूँ, अगर एक गैप अप खुल जाता है, निफ्टी अगर क्या करता है कि गैप अप खुल जाता है, जैसे कि ऊपर खुल जाता है, अच्छा क्लोजिंग है, क्लोजिंग से ऊपर खुल जाता है, तो अगर इस एरिया पे खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे, यहाँ पे एरिया पे अगर कुछ यहाँ पे कर जाता है और बुलिश कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे हम लोग बाई करने के लिए हम सोचेंगे, क्योंकि यहाँ से एक ऊपर की ओर जा सकता है, जब इसको भी ब्रेक करेगा और ऊपर जा सकता है यहाँ तक। तो ये चीजें हो सकती हैं। और अगर गैप अप खुलता है, यहाँ से गैप अप खुल गया और गैप अप खुला और इस एरिया पे पुट नहीं लिया और यहाँ से नीचे आ गया, आप एरिया पे वेट कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से फिर कोई अच्छा खासा प्राइस एक्सेस बनाए पुलिस, तो यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है इस यहाँ तक 275 तक। तो ये चीजें आप ध्यान में रखो निफ्टी में। ठीक है, तो ये था आज का हमारा निफ्टी का एनालिसिस। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।